आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम है प्रोफेसर किन्स। ठीक है, प्रोफेसर किन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए कि माल सूची में नियोजित संचय से क्या तात्पर्य है। तो इसका माने होता है कि माल सूची में नियोजित संचय का तात्पर्य अपने पास आवश्यकतानुसार उपभोग के लिए माल सुरक्षित रखने से है। मतलब यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर अपने पास क्या होगा, उपभोग का जो भी माल होगा एकदम आवश्यकतानुसार अपने पास क्या होगा, सुरक्षित अगर रखा जाएगा तो इसी को क्या बोला जाता है कि माल सूची में नियोजित संचय बोला जाता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत ही लैंग्वेज सिंपल तरीके से यहां पर मैंने लिखा है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। अंतर आपको लिखना है, मतलब यहां पर एक अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में जो एक अंतर है क्या है, तो केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का पूर्ण एकाधिकार होता है। मतलब जो केंद्रीय बैंक है ना, यह मतलब नोट जारी कर सकता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो होता है वह नोट जारी नहीं कर सकता है, जो कि यहाँ पर एक अंतर है। यहाँ पर आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कर की परिभाषा दीजिए, यानी कि टैक्स का माने क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए टैक्स एक्चुअल में क्या होता है, जो मतलब कर होता है, एक मतलब भुगतान राशि होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सरकार को देते हैं। कोई परिवार वाले देते हैं, कोई फैक्ट्री वाले देते हैं, कोई मतलब इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, कोई संस्थागत इकाई देते हैं, मतलब हर एक कोई सरकार को जो मतलब देते हैं पैसा के रूप में भुगतान राशि देते हैं, उसी को बोला जाता है कर, यानी कि टैक्स। जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं का माने होता है कि उपभोक्ता वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो पूर्ण निर्मित होकर अंतिम रूप से उपयोग के लिए उपभोक्ता के हाथों में बेची जाती है। माने कोई ऐसा सामान होगा जो कंप्लीटली एकदम बन गया होगा, फिर जो भी मतलब उपभोक्ता के हाथों में पहुंच जाएगा, ठीक है, उसी को बोला जाएगा उपभोक्ता वस्तु। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या दिया गया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं क्या है कि निवेश गुणक की धारणा किसने दी। तो ये जो धारणा है प्रोफेसर किन्स ने दिया है। केन्स लिखा है, किन्स एक ही बात हुआ, केन्स किन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं कि अवमूल्यन क्या है। तो अवमूल्यन का माने होता है कि अवमूल्यन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात कीमतें गिरती है। यहाँ पर जो मुद्रा है, जो मनी है, जो पैसा है, उसका मूल्य बढ़ेगा लेकिन जो कीमत रहेगा, कीमत यहां पर गिर जाता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें जो आर्थिक निर्णय होता है पूंजीपतियों द्वारा या फिर उद्योगपतियों द्वारा या फिर कीमत संयंत्र के द्वारा लिया जाता है। यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या दिया गया है कि विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो विनियोग माने क्या होता है देख लीजिए, यहां पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि विनियोग का मतलब क्या होता है। तो विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं अर्थात और अधिक आय कमाने वाली वस्तुओं के रूप में बचाकर रखा जाए। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअल में सर जो विनियोग आय है ना, माने विनियोग क्या है, विनियोग आय का वह भाग है, इनकम का वह भाग है जहां पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब वैसे वस्तु जिससे हमें अधिक मतलब इनकम होगा, वैसे वस्तु हम लोग क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे, उसी को बोला जाता है विनियोग। और एक बार आप लोग समझ लीजिए कि विनियोग माने क्या होता है कि देखिए विनियोग क्या है, इनकम करने का एक जरिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु रहेगा मतलब जिसमें हमें ज्यादा इनकम होगा, वैसे वस्तु हम लोग बचा कर रखते हैं, तो इसी को बोला जाता है विनियोग। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनमें क्या अंतर है आपको बताना है। तो देखिए साफ साफ यहां पर मैंने लिख दिया है, जीडीपी माने क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जीडीपी माने क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य।
एक्चुअल में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और जो तृतीयक क्षेत्रक होता है, तीनों में जो भी मतलब उत्पादन होता है या फिर तीनों का जो सम होता है उसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए कि मान के चलिए कोई भी देश है उसका जो अर्थव्यवस्था होगा, एक साल में जो भी मतलब उत्पादित जो भी वस्तु क्या है या फिर जो सेवा क्या है उसका जो मूल्य होगा वह होता है आपका जीडीपी, ठीक है। और अगर बात किया जाए जीएनपी का यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, तो इसमें हमारा जीडीपी तो शामिल होता है और यहाँ पर साथ ही साथ जो निर्यात और आयात से जो भी हमें इनकम हुआ है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, वह हो जाएगा जीएनपी। और जीडीपी, तो जीडीपी आप समझ गए कि एक साल में कोई भी देश की अर्थव्यवस्था से जो भी माल उत्पादित होगा उसमें जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य होगा और इसी को बोला जाएगा जीडीपी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। साख यानी कि लोन, लोन कहाँ से मिलता है सर, तो व्यावसायिक बैंक के द्वारा दिया जाता है, यहाँ से मिलता है, तो व्यावसायिक बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि यदि सीमांत उपभोग परिवृत्ति यानी कि एमपीसी का मान यहाँ पर 1 दिया गया है तो एमपीएस का मान क्या होगा। देखिए एमपीसी बराबर 1 दिया गया है और एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है सूत्र होता है दोनों 1 के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का जो योग होता है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एमपीएस अगर निकालेंगे तो 1 यहाँ पर तो है, ये यहाँ पर रहने दिया, और ये जो एमपीसी है, ठीक है, इसको हम लोग बराबर कर इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एमपीएस बराबर क्या हो गया, 1 माइनस एमपीसी हो गया। तो एमपीएस बराबर 1 का 1 और एमपीसी का मान कितना दिया है, 1 दिया, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। देखिए अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए, यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो सरकार तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, माने ये सरकार तक मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा बल्कि इनडायरेक्टली पहुंचता है, अर्थात सीधे रूप से नहीं पहुंचता है, यही बात यहां पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। विदेशी निवेश का माने क्या होता है, तो विदेशी निवेश का माने होता है जैसे कि जो भूमि है, भवन है, मशीन है या फिर कोई जैसा उपकरण रहेगा उसमें मतलब जो भी पैसा हम लोग व्यय करेंगे, खर्चा करेंगे, जो भी मतलब मुद्रा खर्चा करेंगे उसको निवेश बोलेंगे। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सभी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा करती है तो उसी को बोला जाता है विदेशी निवेश, जो कि मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, देख लीजिए कि भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, ठीक है। कहते लिखिए, करते जो है ना यहाँ पर कहते कर दीजिएगा, कहते, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस जगह पे, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, कहते। बात क्लियर। मैंने क्या बताया कि भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने पर विदेशी निवेश कहलाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। और देखिए राष्ट्रीय आय मापने का जो विधि होता है इस तरह से न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपका 5 नंबर का होने वाला है। देखिए एक तो आपका आय विधि है यहाँ पर, ठीक है, 3 विधि बोला है तो एक आपका आय विधि हो गया, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका व्यय विधि हो जाएगा और एक आपका उत्पाद विधि जिसको हम लोग मूल्य वृद्धि विधि भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग फटाफट नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है कि आय के चक्रीय प्रभाव में अंतक्षेपण या भ्रम क्या है। तो आय के चक्रीय प्रभाव में अंतक्षेपण जो है ये उपभोग, निवेश और निर्यात होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइंड मनी, माने मुद्रा क्या है, मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा का अर्थ धन दौलत होता है। इसी मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर लगभग दुनिया के सारे सुख सुविधा पा सकते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 क्या है देख लीजिए कि स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता समाप्त करने की क्रिया को ही उपभोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि स्वायत्त उपभोग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख लीजिए कि पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। फटाफट नोट करिएगा, यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया। अब आपको कौन सा और किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वैसा ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक चीज मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।